जय श्री कृष्णा दोस्तों हम अपने कंपनी लॉ के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपने कंपनी लॉ के सिलेबस को। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो हम जैसे कि अपना प्रोस्पेक्टस का चैप्टर कर रहे थे, जैसे अब उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया। मैं यूनिट 2 कंपनी लॉ चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। प्रोस्पेक्टस नाम का चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है और ये पेज नंबर है 34। हमने क्या क्या कवर कर लिया इस प्रोस्पेक्टस में ये देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव समझ लिया था प्रोस्पेक्टस का, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देख लिया था। फिर हमने ये देख लिया कि जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर शेयर्स इशू करेगी तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट और या तो फिर वो राइट या बोनस इशू शेयर इशू कर सकती है। लेकिन हमने पब्लिक कंपनी केस में देखा था कि नहीं, पब्लिक कंपनी के केस में प्रोस्पेक्टस की बात आती है, क्योंकि वो नॉर्मल जनरल पब्लिक से पैसा वो लेगी कंपनी, तो आम लोगों को पता होना चाहिए। उसके प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें पढ़ेंगे वो लोग, पता लगेगा कि क्या है बिजनेस, क्या तरीका है, किस तरीके से कंपनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, ताकि एक मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर उसमें पैसा लगा सके। तो प्रोस्पेक्टस की क्या भूमिका रहती है, प्रोस्पेक्टस की क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमने काफ़ी हद तक समझा था। फिर हमने ये भी देखा कि सर प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, वो हमने यहाँ से कवर कर लिया था कि एक इनविटेशन होती है। प्रोस्पेक्टस ये है कि पब्लिक को इनवाइट करना है ना। कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को कि भैया आओ, मुझे पैसे दे दो ताकि हम अपना बिजनेस करें। फिर उसके बाद है कि भाई किस तरीके से प्रोस्पेक्टस कैसे कैसे पैसा फंड अरेंज करते हैं, वो सारी की सारी है। फिर प्रोस्पेक्टस का ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे इनविटेशन, एडवर्टीजमेंट, ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है, वो प्रोटेक्शन है इन्वेस्टर्स के लिए। फिर अगला हमने शुरू किया था टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के टाइप्स कितने हैं, तो जिसमें हमने एब्रीज प्रोस्पेक्टस देखा था, जिसको समरी के नाम से भी हमने समझा था। फिर हमने देखा था शेल प्रोस्पेक्टस, बार बार एक ही क्लास के शेयर्स को अगर बार बार इशू करना है तो सेल प्रोस्पेक्टस बार बार वो डिटेल में इशू करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेल प्रोस्पेक्टस के बाद हमने देखा था डिम्ड प्रोस्पेक्टस। डिम्ड वर्ड का मतलब ही यही है कि प्रोस्पेक्टस नहीं है फिर भी मान लिया जाएगा कि ये प्रोस्पेक्टस है। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बाद हमने आगे कंटिन्यू किया था प्रोस्पेक्टस के कंटेंट। प्रोस्पेक्टस के कंटेंट क्या क्या हैं वो हमने कवर किया और उसमें हमने देखा था कि कैसे कैसे पार्ट 1 और शेड्यूल 2 है वो पूरा का पूरा कवर किया। पार्ट 1 शेड्यूल 2 में क्या क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। बस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे मुझे और आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहे। कुछ भी ऐसा ना रहे कि आप पता करना चाहते हैं और वो प्रोस्पेक्टस में लिखी गई नहीं है बातें, है ना। प्रोस्पेक्टस में बात ही नहीं लिखी गई और आप फिर गलत डिसीजन ले लेंगे। तो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट थी, आई थिंक 25-30 पॉइंट्स की लिस्ट थी, वो हमने कवर किया था। फिर हमने आगे देखा था पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 कि भाई जनरल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट्स, अकाउंटेंट्स की जानकारी। फिर पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 2 भी कवर किया था। तो अभी तक ये सब कवर करते हुए हम यहाँ पे आ गए थे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये सिर्फ कानूनी तौर पे क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है प्रोस्पेक्टस इशू करने का। ठीक है। तो पहला है डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। रेलेवेंट रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हैं तो क्या क्या है। पहली बात तो कि सर प्रोस्पेक्टस जो भी कंपनी इशू करेगी ना, डेटेड होनी चाहिए, किस डेट को प्रोस्पेक्टस इशू हुई है, और जो डेट है वो पब्लिकेशन में वही लिखी होनी चाहिए कि इस डेट को प्रोस्पेक्टस इशू हुई है। कई बार क्या होता है पब्लिकेशन और इशू के उसमें डेट में डिफरेंस हो सकता है, इसीलिए जो प्रोस्पेक्टस पे जो डेट लिखा गया है वही मान लिया जाएगा पब्लिकेशन का भी डेट है। मतलब ये दोस्तों सिंपल सी बात है, आप कोई भी किताब खरीदते हैं तो उस पर आप देखते हैं ना कि एडिशन कौन सा है, 2021 है, 2020 है, 2019 है ना। ऐसे ही प्रोस्पेक्टस में भी आपको देखना होगा। मान लो कि किसी इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना इशू किया, उसको क्या बोलते हैं, घोषणा पत्र बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अब उसमें अगर वो डेट ही नहीं मेंशन करेंगे, है ना, तो आपको तो ये लगेगा कि यार 2021 का इलेक्शन है या 2022 में होने वाला इलेक्शन है, अब ये जो घोषणा पत्र है वो है कब का, कई 5 साल पुराना तो नहीं दिखा रही है पॉलिटिकल पार्टी। तो इसीलिए डेट डिसाइड करता है, डेट से पता चल जाएगा प्रोस्पेक्टस में भी। नाउ सेकंड, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि भाई
जितने भी प्रोस्पेक्टस के जितने भी कॉपी है वो डिलीवर किया जाएगा रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन टू बी इशू टू द पब्लिक। रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर, मतलब पब्लिकेशन में आने से पहले, पब्लिकेशन से पहले, पब्लिश होने से पहले वो रजिस्ट्रार के पास जाएगा, है ना। रजिस्ट्रार के पास लेके जाएंगे, रजिस्ट्रार को बताएंगे और एक कॉपी भेजा जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो साइन होगा जिस पे प्रोस्पेक्टस के डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर, जो भी फ्यूचर में डायरेक्टर होने वाले, उन सब के साइन होंगे। और जो प्रोस्पेक्टस है वो मोर देन 1 लैंग्वेज में होंगे। ईच लैंग्वेज शुड बी डिलीवर टू द रजिस्ट्रार। हर लैंग्वेज में जो भी प्रोस्पेक्टस आपने बनाया है वो देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। फिर रिपोर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश देन हिज रिटन कंसेंट फॉर दिस। भाई जो किसी एक्सपर्ट ने रिपोर्ट अगर दी है तो वो भी पब्लिश किया जाएगा। और कॉपी ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट विच इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट और रिम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होगी अपॉइंटमेंट रिम्यूनरेशन की, जो मैनेजरियल पर्सनल होते हैं जैसे CFO CEO, इन सब के बारे में बताई गई होगी बातें। फिर है नेक्स्ट, एक सेकेंड, ठीक है, कैमरे में कोई इशू नहीं है। नाउ a copy of every material contract entered into by the company unless it is entered in the ordinary course of business or 2 years before the date of issue of, मतलब जिस दिन भी प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है उससे 2 साल पहले के भी कॉन्ट्रैक्ट अगर एंटर हुई है, कंपनी ने अगर एंटर की है तो वो भी देना पड़ेगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एडजस्टमेंट ऑडिटर्स और अकाउंटेंट इन दियर रिपोर्ट रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट एंड लायबिलिटी एंड रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब कि जो एडजस्टमेंट की है स्टेटमेंट वो सारी बतानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, जो भी रिपोर्ट्स हैं, डिविडेंड का रेट क्या है, जो भी ऑडिटर्स ने जो भी एडजस्टमेंट की है वो सारी की सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। लास्ट है रिटन कंसेंट ऑफ ऑडिटर का। एक रिटन कंसेंट चाहिए लीगल एडवाइजर का, अटॉर्नी का, सॉलिसिटर का, बैंकर का, ब्रोकर का, कि भैया हाँ हमारी सहमति है, हमने अपनी सारी खोजबीन सारा रिसर्च कर लिया है, कंपनी अच्छी है, इसी के बेस पे कोई इन्वेस्टर जो है वो पैसा लगाएगा। ठीक है। नाउ प्रोस्पेक्टस जो है वो 90 डेज के अंदर अंदर जो भी रजिस्ट्रार को दिया जा रहा है वो प्रोस्पेक्टस इशूड ऑफ द सेड, मतलब जिस दिन आपने रजिस्ट्रार को दे दिया उसके 90 दिन के अंदर अंदर जो प्रोस्पेक्टस है वो इशू हो जाना चाहिए। 90 दिन के बाद अगर हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ठीक है। नाउ रिक्वायर्स दैट फेस ऑफ एवरी प्रोस्पेक्टस इट मस्ट बी मेंशन दैट अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। हर प्रोस्पेक्टस पे फेस पे यही लिखा होगा कि हमने कॉपी रजिस्ट्रार को दे दी है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर प्रोस्पेक्टस बिना रजिस्ट्रेशन के इशू हो गया तो ये पनिशेबल है, फाइन लगाया जा सकता है 5,000 से लेके 3 लाख तक का सभी पर्सन पे जो इसमें इन्वॉल्व है, और तो और जेल भी हो सकती है 3 साल तक। ठीक है, फाइन या फिर जेल या फिर दोनों। एक्सपर्ट टू बी अनकनेक्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, मतलब ये कि जितने भी एक्सपर्ट से आपने जो राय ली है और एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट आप पब्लिश कर रहे हो अपने प्रोस्पेक्टस में, वो सारे एक्सपर्ट कंपनी के बनाने वाले मेंबर ना हो, है ना। वो सारे एक्सपर्ट कंपनी के बनाने वाले टाइम के एक्सपर्ट ना हो, क्योंकि जो एक्सपर्ट कंपनी को जिसने बनाया है तो वो तो अच्छा ही अच्छा लिख देगा। इसीलिए प्रोस्पेक्टस मस्ट नॉट, इस प्रोस्पेक्टस में उन स्टेटमेंट को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, जैसे उन एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ जो इंजीनियर थे, वैल्यूअर थे, अकाउंटेंट थे, अनलेस ये पर्सन हुआ है, ये तभी कर सकते हैं जब वो बंदा फॉर्मेशन में ना हो, कंपनी को बनाने में वो सारे एक्सपर्ट नहीं होने चाहिए। अगर कंपनी को बनाने में, फॉर्मेशन में, अगर प्रमोशन ऑफ कंपनी में अगर वो इन्वॉल्व हैं तो उनके रिपोर्ट्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे प्रोस्पेक्टस में। फिर वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस विदाउट हिज रिटन कंसेंट एंड इस फैक्ट शुड बी मेंशन इन द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्टस में आप किसी भी एक्सपर्ट का अगर कोई रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उस प्रोफेशनल से कंसेंट लेना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नाउ 4 वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट्स गिवन इन द प्रोस्पेक्टस और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट्स को लेकर कोई वेरिएशन है जो प्रोस्पेक्टस में दिए गए हैं या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर दिए गए हैं, जैसे कि सेक्शन 27 स्टेट दैट कंपनी इज अलाउड टू मेक चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस
और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इफ एंड ओनली इफ इट हैज पास्ट रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। मतलब प्रोस्पेक्टस में अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो कि जी प्रोस्पेक्टस में हम ये चीज़ें चेंज कर रहे हैं, फिर आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। नाउ प्रोहिबिशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन फिक्टिटियस ने, फिक्टिटियस क्या होता है, एक सेकेंड, कोई इशू नहीं है। फिक्टिटियस मतलब होता है झूठा, फेक, है नहीं वो रियलिटी में ना। तो अगर आप झूठे व्यक्ति को अलॉटमेंट दे रहे हो, शेयर्स इशू कर रहे हो, तो ये प्रोहिबिशन है, मना है, ऐसा नहीं हो सकता। गलत व्यक्ति या जो व्यक्ति है ही नहीं, आप उसको शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, ये है। फिर अगला है ए पर्सन हु मेक्स एन एप्लीकेशन टू अ कंपनी फॉर एक्वायरिंग शेयर्स और सब्सक्राइबर टू or register any transfer of security to him or some other person in fictitious name shall be liable for the action under section 447। मतलब ये कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है, झूठे नाम से शेयर्स खरीदने की कोशिश करता है, झूठे नाम से शेयर ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को फ्रॉड बोला जाएगा और इसको पनिशमेंट भी मिलेगी, 6 महीने से लेकर 10 साल तक की सज़ा है। और अगर उसकी बात करें तो इन्वॉल्व विच मीन एक्सटेंड 3 टाइम्स ऑफ द, मतलब अगर अमाउंट की बात करें तो जितना अमाउंट इन्वॉल्व है, जितने का फ्रॉड उसने किया, उसका 3 टाइम्स, एक अगर 50 लाख का किया है तो 1.5 करोड़ तक का फाइन पेनल्टी लग सकता है। फिर है इशू ऑफ सिक्योरिटीज ओनली इन डीमेटेरियलाइज फॉर्म। मतलब ये है कि अगर आप अब शेयर्स इशू हो रहे हैं तो वो डीमेट में, डीमेटेरियलाइज फॉर्म में, मतलब वो फिजिकल शेयर्स अब इशू नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स होल्ड किए जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में। वही सारी चीज़ें हैं कि अब सिक्योरिटीज सिर्फ और सिर्फ डीमेटेरियलाइज फॉर्म में ही इशू होंगी। तो कोई भी कंपनी पब्लिक ऑफर कर रही है तो इशू सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है तो सिर्फ डीमेटेरियलाइज फॉर्म में करेगी और डिपॉजिटर एक्ट 1996 के सारे कॉम्प्लायंस को पूरा करेगी। तो ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए, ये थे प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड। अब हम देख रहे हैं मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई कंपनी झूठी बातें लिख दे, मिस स्टेटमेंट हो, तो फिर क्या होगा, और इस चीज़ को हम कवर करेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करेंगे और देख लेते हैं अभी और हमारा क्या क्या रह गया है पढ़ने के लिए। मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है तो क्या होगा, सिविल लायबिलिटी क्या होगा, कंपनी के अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, कंपनी एक्सपर्ट के साथ क्या होगा, क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है, फिर बुक बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट है, बुक बिल्डिंग जानेंगे, बुक बिल्डिंग का मतलब क्या है, बुक बिल्डिंग का प्रोसेस क्या है। तो 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं, और जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं तो वो हम कवर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अभी के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोस्पेक्टस के चैप्टर को। तब तक के लिए गुड बाय।